नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत हम करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है, मतलब ये आपको रोजाना देखनी है। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में 2 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भारत में जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जा चुका है। उसी श्रृंखला में तीसरी बार ये न्यूज आई है कि 11 अन्य आर्द्र भूमियां जो हैं फिर से रामस्थल के रूप में नामित की गई हैं। राइट, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हम इसको कवर कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो पुराना ही है, लेकिन हाल ही में जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने MOU साइन किया है, तो इस वजह से फिर से चर्चा में है, तो इसको देखेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है मैपिंग से रिलेटेड है, जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है, तो एक इन 2 कंट्रीज के बीच में है, क्या इसको लेकर विवाद है, मैपिंग में इसकी क्या लोकेशन है, कैस्पियन सी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट हमारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी की लाल किले से जो स्पीच आई थी उसमें भी इन्होंने एस्पिरेशन सोसाइटी की बात की थी, यानी कि जो भारत का समाज है वो महत्वाकांक्षी आकांक्षी समाज जो है बन रहा है। महत्वाकांक्षी से ज़्यादा करेक्ट वर्ड होता है आकांक्षी समाज। तो देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये नीति आयोग की एक पहल थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, कहाँ कहाँ पे लागू हो रहा है, आकांक्षी जिले कौन होते हैं, और इस पर एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट में हम इथेनॉल सम्मिश्रण की देखिए बात करेंगे। इथेनॉल सम्मिश्रण ये न्यूज़ में है क्योंकि अगेन जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था। जब मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच की बात कहती हूँ तो मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत जल्द हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी की स्पीच का पूरा निचोड़ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसको कवर करेंगे। तो अगर वो वीडियो पब्लिक होगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से आज के वीडियो का। तो सबसे पहले तो देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो रामसर स्थल के रूप में नामित होते हैं उन्हीं स्थलों को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जिन स्थानों को ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत होती है मोटे तौर पर उनको जो है इसके तहत नामित किया जाता है। एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन, इसके तहत जो है आर्द्र भूमियों को ये दर्जा दिया जाता है। भारत इस कन्वेंशन का एक सिग्नेचरी है। आइए देखते हैं। देखिए, अभी क्या है, 11 नई साइट जो है रामसर स्थल के रूप में जुड़ी हैं। इस प्रकार अगर बात करें भारत में रामसर स्थलों की तो कुल संख्या कितनी हो गई है, 75 हो गई है, जो लगभग देखिए 13,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है कवर करती है। सही बात है। इससे पहले देखिए, अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में यानी कि 2022 में ये जो ईयर है पूरा, अब तक 28 स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। अब आपको लगेगा मैम ये 28 कैसे याद करें। देखिए, याद नहीं कीजिए, लेकिन हाँ 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वेटलैंड जो होते हैं ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अगर 28 नए स्थल आए हैं तो यू शुड रिमेंबर द नेम्स। राइट, तो देखिए, तमिलनाडु से 4, उड़ीसा से 3, जम्मू कश्मीर से 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से एक साइट जोड़ी गई है। अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं, तो ये देखिए तमिलनाडु में है। यहाँ पर टोटल जो है 14 वेटलैंड हैं। कौन से वाले, जिनको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। वेटलैंड तो और भी काफ़ी सारे होंगे, राइट, सिर्फ 14 ही थोड़े होंगे, लेकिन जिनको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु पे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, यहाँ पे 10 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर जो रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है। हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। इसमें क्या होता है कि जो आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए, उनका किस तरीके से उपयोग होगा, इसके लिए बेसिकली उनको क्या है, रामसर स्थलों के रूप में नामित कर दिया जाता है। ठीक बात है, इस चीज़ को आप पहले से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है, जैसे इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फिर जब इसका नाम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है वैसे तो, लेकिन इसको रामसर कन्वेंशन भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि संधि को जो अपनाया गया था वो देखिए ईरान का
एक शहर था रामसर, वहाँ पे किया गया था, तो उसी रामसर सिटी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो ऐसा देश है जहाँ रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 175 है। तो आपको 175 नहीं याद रखना है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का नाम आप जो है याद रखिएगा। अब देखिए, रामसर कन्वेंशन के लिए भारत के रुख की बात करें तो सबसे पहला तो क्या है, भारत ने इसको साइन किया हुआ है, मतलब हम इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं। दूसरा क्या है, 1982 में जो है इस पर भारत ने साइन किए थे। ये कन्वेंशन कब अपनाई गई थी, तो लगभग 1971 में आप कह सकते हैं इसको अपनाया गया था। भारत ने साइन 1982 में किए थे। अगर 1982 जब हमने साइन किए थे और 2013 के बीच में देखें तो हमने 26 साइटों को जो है रामसर साइटों की सूची में रखा था, लेकिन अभी से कंपेयर करें तो 22 में ही हमने 28 को नामित किया है। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं कि शामिल किए गए नए नए स्थल कौन से हैं। तो एक तो है आपका तमपारा झील, जो कि उड़ीसा में है। तो आपने क्या करना है, इस साइट का नाम याद कर लेना है और जिस राज्य से ये बिलोंग करती है उसको याद कर लेना, इतना भी याद रखेंगे तो पर्याप्त होगा। इसके बाद देखिए हीराकुंड जलाशय, तो ये तो आपको याद ही होगा कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके बाद अंसुपा झील उड़ीसा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। चित्रानुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्र थेरूरू आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु। वुदुवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। कांजरकुनुल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थाने क्रीक जो कि महाराष्ट्र में है। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर में है। और शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है, अगेन ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कई बार लगता है कि यार इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे, तो रिविजन इज द की, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना जो है याद हो जाएगा। अब आइए इस पर एक वो प्रश्न देखते हैं जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो किस तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा। जैसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन से स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, हालांकि वो मैच द फॉलोइंग के रूप में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट उन्होंने कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा। जैसे यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत लाया जाता है तो इसका अर्थ क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, कन्वेंशन एक संधि है आपके पास। इस संधि में मान लीजिए एक रजिस्टर आप प्रिपेयर करके रखते हैं। उस रजिस्टर में आप उन स्थलों के नाम लिख देते हैं जिनमें या तो परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन हो चुका है, जिनको प्रायोरिटी पे जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हम उन स्थलों को रखते हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक बात है। अगर मान लीजिए आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होती तो क्या अब हम इसका उत्तर दे सकते थे। नीचे से देखते हैं, इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, इररिलेवेंट है। फिर ये कह रहा है आर्द्र भूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है तथा इसलिए वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये तो एक मतलब आप कह सकते हैं कुछ मैच नहीं कर रहा है रामसर स्थल आर्द्र भूमि, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इररिलेवेंट हमें लगता है। फिर ये कह रहा है जिस देश में आर्द्र भूमि स्थित है उसे आर्द्र भूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। देखिए, अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। वो आपको कभी नहीं कहती कि आप कोई कानून बना दीजिए या वो कानून बना के नहीं देती हैं। ठीक है, वो जनरली कहती है कि आपके यहाँ के जो लॉज हैं उसके अनुरूप जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं। और 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि पे प्रतिबंध, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। भाई हो सकता है ना कि कुछ तो हमें अलाउ करना पड़ जाए, तो ये एक आंसर हो सकता था, पर थोड़ा सा एक्सट्रीम तरफ जाता है, तो ये तो नहीं है। फिर देखिए, मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी स्वरूप में या तो परिवर्तन हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है। दिस इज राइट। जिसके इकोसिस्टम में लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो चुके हैं, हो रहे हैं या हो सकते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट क्यों न्यूज़ में है। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आप देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेईटी जिसको बोल देते हैं, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। देखिए, तो ये जो समझौता ज्ञापन यानी कि जो एमओयू साइन हुआ है, ये दरअसल आयुष ग्रिड परियोजना के लिए ही हुआ है। कैसे, एमओयू के एक हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है
वो आयुष मंत्रालय को 3 साल की अवधि के लिए आयुष क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। देखिए, आयुष मंत्रालय है वो आयुष से संबंधित चीज़ों का क्या है, डिजिटली प्रचार प्रसारण करना चाहता है। इसके लिए वो एक उस मिनिस्ट्री की हेल्प ले रहे हैं जो इस सेक्टर में ही काम करती है। तो आयुष को डिजिटली ज़्यादा और फिजिबल बनाने के लिए हमने मैती के साथ क्या है, एक MOU साइन कर लिया है, राइट। ये तो आपका क्या था, कंटेक्स्ट था। अब बात करते हैं कि समझौता के बारे में कुछ हमें पता हो। तो पहली बात तो ये कि ये जो समझौता है ये भी कोई नया नहीं है, ओरिजिनली इसको 2019 में साइन किया गया था। अब जो साइन हुआ है ये पिछले वाले की निरंतरता है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वो आयुष ग्रिड परियोजना के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित क्या है, तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। दिस इज द कीवर्ड कि टेक्नोलॉजिकल हेल्प देगा, ठीक बात है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये आयुष ग्रिड परियोजना क्या है इसके बारे में भी तो पता हो। तो देखिए, आयुष ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है। आयुष तो आप समझ गए, आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक जो चिकित्सा है, इन सारी चीज़ों के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें चीज़ों को ग्रिड यानी कि कनेक्ट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं। तो देखिए, आयुष मंत्रालय सभी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को जोड़कर एक राष्ट्रीय आयुष ग्रिड बना रहा है। देखिए, ग्रिड यानी कि हम जोड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स को और लैब्स को, और हमें ग्रिड बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि आयुर्वेद समेत चिकित्सा की जो सभी परंपरागत प्रणालियां हैं, एक तो आयुर्वेदा है और भी बहुत सारी है, जैसे योग है, आपकी प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सोगारिप्वा है, ठीक है। इन सब प्रणालियों के प्रभावों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करें और सारे मामले एक जगह करें। देखिए, आयुष यानी कि जब हम इस तरह की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां इनकी बात कर रहे हैं तो जनरली क्वेश्चन उठता है कि प्रमाण क्या है कि ये चीज़ें फ़ायदा करती भी हैं या नहीं। एलोपैथी क्योंकि साइंटिफिक बेस पे प्रूफ देती है, प्रॉपर रिसर्च होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, तब जाके कोई दवाई मार्केट में आती है, तो इनको लेकर एक अविश्वास की भावना रहती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रमाण इकट्ठा करना, इन सबको आपस में कनेक्ट करना, सारे मामलों को एक जगह रखना और इन सबको डिजिटलाइज कर देना, ये बेसिकली आयुष ग्रिड का क्या है, काम है, राइट। और देख लेते हैं मुख्य बिंदु कुछ। तो देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। पूरे आयुष क्षेत्र का क्या करेंगे, डिजिटलीकरण करेंगे। अनुसंधान, शिक्षा, दवा के जो नियम होंगे और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होंगे, सभी स्तरों पर क्या है, स्वास्थ्य देखभाल वितरण को बदलने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। इस पे जो इनपुट देगी वो एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति देगी। किस तरीके से काम करेगा, एक समिति होगी। उस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, आयुष सचिव करेंगे, और सह अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। MOU हुआ है ना, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आयुष के सचिव भी हैं और मैती के भी सचिव हैं, ठीक बात है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है आयुष ग्रिड, इसको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। भाई, डिजिटलीकरण हम कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, सेवा वितरण में सुधार आएगा, और इसके लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का क्या है, यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, इससे क्या होगा, जो पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ में जो प्रयोगशाला है, अस्पताल है, आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा और होम्योपैथी, इन सभी सुविधाओं को एक साथ लाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, राइट। तो देखिए, टॉपिक तो था आसान। अब इस पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो डिफरेंट बनाया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अन्य पहले हैं, इनको मैं बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है आयुष राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। यानी कि हम मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके तहत उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करके जो औषधीय पादप है उनकी कृषि में सहायता प्रदान करना शामिल है। मान लीजिए नहीं भी पता है, लेकिन आयुष, आयुर्वेदा, होम्योपैथी दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा, पेड़ पौधे जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उनसे एक्सट्रैक्ट निकाल के उनका यूज़ करके उनको मेडिसिन के रूप में यूज़ करता है।
है। तो अगर आयुष कोई मिशन चला रहा है तो इससे वो संबंधित हो सकता है। तो देखिए हम अच्छी एग्रीकल्चर की जो है तरीके निकालें, उसकी वजह से फिर हम क्या करें, औषधीय पादपों की कृषि को प्रोत्साहित करें, जिससे कच्चे माल की सुलभता हमें रहे। कच्चा माल क्या, औषधीय पौधे हमें मिलते रहे ताकि मेडिसिन वगैरह हम बनाते रहें। ठीक है, तो ये तो भाई सही हो गया। फिर दूसरा ये कह रहा है इसका उद्देश्य ग्रामीणों को जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र है, जिनको हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र HWC भी बोलते हैं, इनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पंचकर्म, योग और जो आयुर्वेद चिकित्सा है इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त रोगोपचार सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगेन आयुष की बात हो रही है, तो आयुष क्या कहता है, बाकी चिकित्सा पद्धतियां भी ठीक है, लेकिन पंचकर्म, योग, आहार की शैली, इन सबको भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से रोगों का इलाज कर पाएंगे। तो ये भी क्या स्टेटमेंट ठीक है, राइट। तो यहाँ से देखिए कौन सा सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अन्य पहलू की। तो एक पहल तो आपने पढ़ ली कि राष्ट्रीय आयुष मिशन है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने 5 रेलवे अस्पतालों में आयुष प्रणाली शुरू की है और इसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय अस्पतालों में जो है आयुष इकाइयों की स्थापना हुई है। मेती के साथ समझौता और रेलवे के साथ समझौता। एक और उन्होंने किया, रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता साइन किया है, तो जिसमें 12 सशस्त्र बल जो है चिकित्सा सेवा अस्पताल और 37 छावनी बोर्ड अस्पताल में आयुर्वेद OPD की स्थापना की गई है। तो ये भी आपको पता हो कि उन्होंने बाकी किस किस के साथ जो है चीज़ों को साइन किया है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक में देखिए ज़्यादा कुछ बताने को तो नहीं है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है, उसकी कहानी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। मैपिंग के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो अर्मीनिया और अजरबैजान है उनके बीच में ये नागोर्नो काराबाख संघर्ष जो है दशकों से चल रहा है। कई बार युद्ध हो चुके हैं, सीज फायर हो चुका है, बहुत सारे शांति प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अभी ये फिर से चर्चा में है क्योंकि फिर से वहाँ पे जो है हिंसक घटनाएं देखी गई हैं। हाल ही में देखिए अजरबैजान ने ये दावा किया है कि एक अर्मेनियाई हमले के बाद हमारा क्या एक सैनिक मर गया था, तो इसलिए हमने क्या है काराबाख क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। दिस इज द कंटेक्स्ट कि उनको लगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, इस वजह से हमने काराबाख क्षेत्र पर क्या है कब्जा कर लिया है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें, क्या एक हिस्ट्री रही है इनकी, तो देखिए जो संघर्ष नागोर्नो काराबाख है इसका जो ये पूरा एरिया है, सबसे पहले हम एरिया देख लेते हैं, तब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये पूरा अजरबैजान है। यहाँ पे जो लाइट ग्रे कलर का दिख रहा है ये अर्मेनिया है। ये छोटा सा जो येलो दिख रहा है ये भी आपका क्या है, ये भी अजरबैजान है। बीच में ये जो ऑरेंज कलर का आपको एरिया दिख रहा है ना, ये बेसिकली नागोर्नो काराबाख है, जिसको फिलहाल अर्मेनिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये जो डार्क कलर का दिख रहा है बेसिकली अजरबैजान की टेरिटरी है जो अर्मेनिया के मिलिट्री कंट्रोल में है। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस रीजन, इसने अपने आप को एक तरीके से स्वतंत्र घोषित किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रशिया आता है, दिस इज जॉर्जिया, यहाँ ईरान आता है, इधर आप जाएंगे तुर्की, और इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो ये वाला मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी की लोकेशन और इसके आसपास की कंट्रीज को ध्यान रखना है। अब दो कंट्री के बीच में है एक एरिया, और इस एरिया पे कि ये तेरा है कि ये मेरा है, ये तेरा मेरा विवाद जो है इनका चल रहा है। यही है कहानी का पूरा सार। तो बेसिकली जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष है, क्योंकि ज़्यादातर अर्मेनियाई जाति वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ये बसा हुआ है, लेकिन कहाँ पड़ता है, अजरबैजान की सीमाओं के भीतर ये पड़ता है। रूस ने युद्ध विराम की मध्यस्थता की थी बहुत पहले, तब अजरबैजान के जो बल थे और अर्मेनिया के जो अलगाववादी थे उनके बीच संघर्ष 1994 में बेसिकली समाप्त हो गया था। रूस की काफ़ी सही रहती है इस एरिया में, और रूस की एक पीस जो है आप कह सकते हो फोर्स भी यहाँ पर रही थी। अब देखिए रहते तो कौन लोग हैं, जो अर्मेनियाई जाति के लोग हैं, लेकिन क्षेत्र कहाँ पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है अजरबैजान में। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए वापस से आके, ये जो आपका एरिया है ये तो अजरबैजान पड़ रहा है ना, यहाँ पे अगेन ये येलो भी अजरबैजान है, बीच में ये वाला एरिया पड़ रहा है। अर्मेनियाई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन पड़ रहा कहाँ पे, अजरबैजान में है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या एक संघर्ष है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो अलगाववादी अर्मेनियाई लोग हैं
वो इसको शासित करते हैं, जिन्होंने इसको नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र नाम से एक गणराज्य के रूप में घोषित किया हुआ है। इसको अर्थशाक के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और काराबाख पर्वत श्रेणी में स्थित है और दक्षिण कॉकेकस का ये एक स्थलरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये हम देख भी चुके हैं, बस इतना ही जानेगा। अब ये कैस्पियन सी है, तो मान लीजिए अगर ये वाला एरिया न्यूज़ में, तो वो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कुछ विवादित एरियाज जो होते हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, एक मैप के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इनमें से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर की सीमा से लगता है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्किस्तान। आइए मैप से देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान तो लगता है, सही बात है, तुर्कमेनिस्तान भी लगता है, ईरान लगता है, अजरबैजान लगता है, यहाँ पे कहीं पे हमारा आर्मेनिया है तो वो तो नहीं लगता, ठीक है, ईरान ये यहाँ पे पड़ता है, इधर भी ईरान है, ठीक है, ये रशिया है आपका, फिर यहाँ पे भी रशिया आ जाता है। तो इसका मतलब देखिए आर्मेनिया जो है, अगर आप फिर से मैप इस वाले पे आ जाएं तो आर्मेनिया देखिए यहाँ है, ठीक है, लेकिन अजरबैजान, रशिया, ईरान ये क्या है, ये कैस्पियन की जो है सीमा बनाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखा जाए तो जो कजाकिस्तान है वो भी राइट है, रूस भी राइट है, अजरबैजान भी राइट है, आर्मेनिया गलत है, तुर्कमेनिस्तान भी राइट है, ठीक बात है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो हमारा 1, 2, 3, 5 आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि चौथा हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से जो सीज होते हैं उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज को ध्यान रखा कीजिए, और उससे जो है आपको क्या है चीज़ें मैप के द्वारा सॉल्व करने में आसान हो जाती हैं, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो देखिए जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था ये भी 2018 में शुरू हुआ था। देखिए सबका साथ सबका विकास, इस मोटो को ध्यान में रखते हुए एक नया इनिशिएटिव चलाया गया कि देश में कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्से, कुछ जिले ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए रह गए हैं। वो जो सामाजिक संकेतक होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे क्या है काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर हिस्सों को, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या है थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे नई नई इनिशिएटिव्स चलाने की ज़रूरत है, और उनको भी क्या है पूरे देश के साथ लाने की ज़रूरत है, सबका साथ सबका विकास। तो इन जो क्षेत्र था उनको क्या है जिलों के रूप में चिन्हित किया गया कि ये वो जिले हैं, स्टार्टिंग में 112 जो है रखे गए थे, जिनको हमें क्या है आकांक्षी जिले के रूप में नामित करना है, और यहाँ पे हमने क्या चीज़ों को अच्छा करना है, ठीक बात है। इसको नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2018 में उन जिलों के लिए जिन्होंने अहम सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई थी। देखिए आकांक्षी जिलों का परिवर्तन, ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये इसका नाम है। ये नीति आयोग द्वारा एक ऐसी पहल थी जिसका उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कैसे भाई, एक जो राज्य है वो अच्छा कर रहा है तो उसके साथ आपकी रैंक निकली, आप पिछड़े हुए वो आगे, तो एक कंपटीशन की भावना की, अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप भी अच्छा कर सकते हैं, एक ऐसी भावना को लेके आना, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पिछड़े हुए जिलों के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें तेजी से सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आकांक्षी जिले कौन है, भारत के वो जिले जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से क्या है प्रभावित है। तो ये कार्यक्रम जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल कैसी हो रही है, बच्चों की सीखने की कला कैसी है, कृषि मूल्य की प्राप्ति कैसी हो रही है, मुद्रा ऋण का संवितरण कैसा हो रहा है, सड़क का संपर्क कैसा है, इन सारे राज्यों की वास्तविक रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और फिर उनको रैंकिंग देता है। जिसकी रैंकिंग अच्छी होती है वो अच्छी बात है, और अदरवाइज क्या है उनको बोला जाता है कि आपने काम करने की ज़रूरत है। अब ये जो कार्यक्रम है ये कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर काम करता है, वो सिद्धांतों के नाम आप याद कर लीजिएगा, मेंस में भी काम आएंगे। एक तो समाभिरूपता, यानी कि जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उनको एक साथ चलाना, ऐसे नहीं कि केंद्र भी कुछ चला रहा है राज्य भी कुछ चला रहा है, नहीं, समाभिरूपता लेकर आनी है, सहयोग करना है, केंद्रीय राज्य स्तर के जो प्रभारी अधिकारी हैं और जिला कलेक्टर हैं उनके बीच में सहयोग करना है, फिर जिलों के बीच में प्रतिस्पर्धा लेके आनी है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान करना है, तत्काल सुधार जहां हो सकता है
प्रभावी कारकों की पहचान करना है, फिर मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापना है। ठीक है, जिलों को अपने राज्य में एक सबसे अच्छे जिले के समान स्थिति में पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक स्टेट है, उसका एक जिला बहुत अच्छा कर रहा है तो बाकी के जिले भी उसके लेवल पे एट पार पहुंच जाए, इस बात के लिए मोटिवेट करना है। बाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके दूसरों से सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। ठीक बात है। अब इसमें देखिए रैंकिंग दी जाती है, ऐसा मैंने आपको बताया। तो 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत करीब 49 जो है प्रमुख प्रदर्शन संकेत है, उन पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे स्वास्थ्य और पोषण 30% का वेटेज है, शिक्षा 30%, कृषि और जल संसाधन 20%, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास 10%, अवसंरचना 10%। इनके अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन है और टोटल 49 जो है आपके संकेतक बैठते हैं। इन 5 का नाम तो याद कर ही लेना है। ठीक बात है, रैंकिंग पता चल गई। विभिन्न कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में, जैसे सक्षम बिटिया अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ऐसे कुछ प्रमुख पहले हैं जो नीति आयोग के द्वारा इस संबंध में क्या है शुरू की गई है। अब इस पर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम, इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है। पहला, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग और सभी जिलों का प्रदर्शन चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर क्या है, उपलब्ध है। तो बिल्कुल सही बात है। एक तो इनकी डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है, जो लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चैंपियंस उनको बोला जाता है, और ये बेसिकली डैशबोर्ड बनाया गया है बाकायदा। इस डैशबोर्ड पर आपको सारा जो है डाटा मिल जाएगा। राइट है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य है वो अनिवार्य रूप से जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको स्थानीय बनाना है, यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDGs, इनको क्या है, लोकलाइज करना है। ठीक है, अनिवार्य रूप से, यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य उनको ना सिर्फ एक देश के स्तर पर बल्कि हर एक क्षेत्र, हर एक जिले के स्तर पर अचीव करना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये भी ठीक बात है। थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली थोड़ा सा सोचने वाला है। जो नीति आयोग है वो गृह मंत्रालय के द्वारा चिन्हित जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, जो एक्सट्रीम हमारे जो लेफ्ट एक्सट्रीम से जो हमारे प्रभावित जिले हैं, उनमें ADP लक्ष्यों के समन्वय के लिए क्या है, नोडल एजेंसी है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि गृह मंत्रालय ने कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जो वाले हमारे जिले हैं उनकी पहचान करी है, और वहाँ पर इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को चलाने के लिए नीति आयोग को एक नोडल एजेंसी बनाया है। आपको लगेगा ये सही है क्योंकि गृह मंत्रालय ने पहचान की होगी और नीति आयोग क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी है तो ये ठीक होगा। नहीं, थोड़ा सा चेंज है। देखिए, ये जो आप कह सकते हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं ना, इन जिलों की जो पहचान है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए उनमें से कौन से जिले हैं जहाँ पे प्रोग्राम चलाया जाएगा उसकी पहचान कर रहा है नीति आयोग। वहाँ पे इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है गृह मंत्रालय, इसको ध्यान रखना है। तो इन दो को इंटरचेंज यहाँ पर कर दिया गया है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है, केवल पहला और दूसरा ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो LWE वाले डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है। फिफ्थ टॉपिक, इथेनॉल सम्मिश्रण, एथेनॉल ब्लेंडिंग को हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, सही बात है। तो देखिए, वाहनों को चलाते समय कम जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाना क्या कहलाता है, इथेनॉल मिश्रण कहलाता है। भाई, पेट्रोल के साथ आप इथेनॉल को मिला दें और फिर उससे अपने व्हीकल्स चलाएं तो एक तो पेट्रोल की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी तो आपको क्या होगा, जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, किसानों की आय दुगना होगी क्योंकि उनकी पराली वगैरह खरीद कर आप एथेनॉल बना रहे हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट इसके होंगे। थोड़ा सा एथेनॉल बिना वाहनों के इंजनों में कुछ भी बदलाव किया जा सकता है, जैसे अभी भी हो रहा है। ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है तो इंजन को ट्वीक करना पड़ता है, ये लक्ष्य हमारे द्वारा रखा गया है। तो इथेनॉल ये क्या है कि जैव ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी जो पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाएं होती है शर्करा की किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए, जो शीरा होता है, जब मील में चीनी बनती है उसका जो शीरा होता है उसमें फर्मेंटेशन की, किण्वन की जो प्रक्रिया कर देते हैं उससे जो है हमारा एथेनॉल बनता है।
ठीक बात है। और एथिलीन हाइड्रेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक। एथेनॉल एक कृषि उत्पाद भी है, जैसे गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, लेकिन जो अन्य सोर्सेस है, चावल की भूसी, मक्का, इनसे भी प्राप्त होता है। कच्चा माल इसका यही सब है, पुराली हो गया, खोई हो गई, ठीक है, छिलके हो गए, ये सारी चीज़ें कच्चा माल के रूप में काम करती है एथेनॉल के लिए। इससे क्या होगा तो देखिए, वाहनों को चलाने वाले पेट्रोल का 10% अभी हम एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। लक्ष्य रखा गया था मूल रूप से कि 2030 तक इसको 20% कर देना है, लेकिन नीति आयोग ने एक एथेनॉल रोड मैप जारी किया 2021 में। उन्होंने क्या कह दिया, नहीं हम तो 2025 तक ही पूरा कर लेंगे। तो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हमारा फिलहाल था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला है कि भारत ने अचीव कर लिया है। अब हमें 20% करना है 2020 तक। इथेनॉल सम्मिश्रण तेल का आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। अगर हम जो धान की फसल के बचे हुए अवशेष इनका प्रयोग करेंगे तो पराली जलाने में कमी आएगी, तो प्रदूषण कम होगा, राइट। अब एक डाटा देख लेते हैं। जून 2021 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली कि 2021 में $55 बिलियन की लागत से भारत का जो पेट्रोलियम का शुद्ध आयात था वो 185 बिलियन टन था। अगर एक सफल एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम हम चला लें तो प्रतिवर्ष $4 बिलियन जो है बच सकता है। तो $4 बिलियन कम नहीं होते हैं, राइट। अब देखिए, जब एथेनॉल की बात होती है तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसकी भी बात आती है। तो शीरे से उत्पादित जो एथेनॉल होता है वो पहली पीढ़ी का है, लेकिन गुड़ के अलावा चावल का भूसा, गेहूं का भूसा, मकई के गोले, मकई का जो स्टोव होता है, खोई, बांस और जो वुड होते हैं, इन जैसी सामग्रियों से निकाला जाता है, तो इसको दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल बोलते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो दो पहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो 50% और चौपहिया वाहनों में 30% तक कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है अगर हम इथेनॉल की जो है ब्लेंडिंग कर ले 20% तक। जो गैर मिश्रित पेट्रोल होता है उसकी तुलना में हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। दीज आर सम बेनिफिट्स। मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम जो है ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्न किस तरह का बनता है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में आया था। क्या पूछा गया था कि जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, ठीक है, जैव ईंधन के उत्पादन के निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। तो क्या क्या है, कसावा है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने हैं, मूंगफली के बीज है, हॉर्स ग्राम है, सड़े हुए आलू हैं और चुकंदर है। आपको बेसिकली इसका सही उत्तर बताना है। तो बेसिकली इसमें से जो मूंगफली के बीज है वो नहीं आएगा, जो हॉर्स ग्राम है वो नहीं। देखिए मूंगफली के बीज कितने महंगे हैं, मूंगफली लोगों को खाने के लिए मिल जाए तो प्रोटीन की आपूर्ति मिल जाए, सेम फॉर हॉर्स ग्राम। लेकिन देखिए जो गेहूं के दाने खराब हो चुके, जो आलू सड़ चुका है, जो चुकंदर है, कसावा, इनका अगर हम यूज कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। मूंगफली के दाने से एथेनॉल बनाएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा बाबा, खाने के लिए ही मिल जाए, तो ये बेसिकली हट जाएगा। 3 और 4 को अगर आप हटा दें तो देखिए आपका सीधा आंसर निकल के आ जाता है केवल 1, 2, 5, 6 यानी कि ए। तो ए ही इसका राइट आंसर होगा। सही बात है। तो मुझे उम्मीद है ये एक आसान सा वीडियो जो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, आपको अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।